तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और उसमें हम लोग क्लाइमेट जोन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, क्लाइमेट जोन में हम यहाँ तक आ चुके हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या पिछले पार्ट इस सेशन के आप लोगों ने नहीं देखे हैं, इस प्लेलिस्ट के पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसकी जो शुरुआत की है, सबसे पहले मैंने आपको ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया और उसके बाद फिर बताया कि ये लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है। ओशियन करेंट्स के बारे में बात की है। उसके बाद मैं जो सनातनी हवाएं हैं जैसे ट्रेड विंड्स या वेस्टर्न विंड्स या जो आप वेस्टर्लीज बोल देते हैं, उनके बारे में बताया है। और फिर ये बताया है कि ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा और हमारी जो अर्थ सरफेस के एलिवेशंस हैं, जिसे आप कहते हैं उच्चावच, यानी कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं महासागर, तो कहीं मरुस्थल, ये हमारे क्लाइमेट को किस तरह से प्रभावित करते हैं। लोकल विंड्स मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा तमाम तरह के ग्रासलैंड्स के मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके अब मैं लेकर आया हूँ जो एक्चुअली जो टॉपिक है वो हमारा अब शुरू होगा, जिसकी बात हम कर रहे हैं क्लाइमेट जोन्स की। जैसे क्या है भूमध्य रेखीय जलवायु, क्या है चाइना टाइप क्लाइमेट, क्या है वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, तो भूमध्य सागरीय जलवायु किसे कहते हैं, इनकी खूबियाँ क्या होती हैं। तो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी तरह के क्लाइमेट हैं संसार में कहाँ पर मिलते हैं, किस लैटिट्यूड में मिलते हैं। ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जो केवल नॉर्थ में मिलता है? क्या ऐसा कोई क्लाइमेट है जो केवल साउथ में मिलता है? ऐसा कोई क्लाइमेट है जो केवल साउथ में मिलता है? ना, ऐसा कोई क्लाइमेट जोन नहीं है जो केवल साउथ में मिलता है। दो क्लाइमेट जोन ऐसे ज़रूर हैं जो केवल नॉर्थ में मिलते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से क्लाइमेट जोन हैं जो आम तौर पर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्ट में मिलते हैं? ऐसे कौन से क्लाइमेट जोन हैं जो आमतौर पर हमारे क्लाइमेट्स के मिडिल में मिलते हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में मिलते हैं? तो इन सब चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट में भी हम आप लोगों से डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को पूरा देखिए। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय जलवायु। आपको पता है, देखो, एक ट्रॉपिकल और एक इक्वेटोरियल। भूमध्य रेखीय यानी कि भूमध्य रेखा के पास का इलाका। ये पिछले के पार्ट्स में मैं आप लोगों से इसको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूंगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो इलाका है उसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा आमतौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये दो सीमा रेखाएं हैं। कर्क रेखा और मकर रेखाएं, ये दोनों सीमा रेखाएं हैं। इसके बीच में ही सूरज जो है साल में एक बार कम से कम सिर के ऊपर चमकता है। कर्क रेखा के पार नॉर्थ में और मकर रेखा के पार साउथ में सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं चमकता है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर गर्मी जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। अब थोड़ा इसका रोक देंगे। तो खैर, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, आप लोग ये जानते ही हैं। ठीक है। अब जो स्पेशली इक्वेटोरियल टाइप का जो क्लाइमेट मिलता है, भूमध्य रेखीय प्रकार की जो जलवायु मिलती है, वो दोनों लैटिट्यूड्स में। अच्छा, अक्सर आता है ना कि इसमें कौन सा क्लाइमेट केवल नॉर्थ में मिलता है, कौन सा साउथ में मिलता है और कौन सा दोनों मिलता है। जैसे आमतौर पर जो ट्रेंड है ना क्वेश्चंस का, जैसे आपसे मान लीजिए भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में पूछ रहा है, तो कहेगा कि ये नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो छांटो। तो लिख देगा कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु है वो दोनों हेमिस्फीयर में मिलती है, नॉर्थ और साउथ दोनों में मिलती है। इसमें अगर उसने लिख दिया कि साहब इसमें जो विंटर सीजन है वो नहीं होता है, तब तो सही है। अगर लिख दिया कि विंटर सीजन होता है तो गलत हो जाएगा। ये लिख देगा कि ये जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट है, तो ये गलत है। दुनिया की सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बेल्ट कौन सी है? कल मैंने बताया था, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट। ठीक है। तो खैर, तो ये दोनों हेमिस्फीयर मिलेगा आपको 0 से 10 डिग्री उत्तर में और 0 से 10 डिग्री दक्षिण में। बोथ माने दोनों, बोथ का मतलब दोनों। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है मैंने सीजनल शिफ्टिंग। देखिए, भूमध्य रेखीय जलवायु आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 10 डिग्री अक्षांशों तक मिलेगी, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो ये ऊपर 15 से 25 डिग्री तक शिफ्ट हो जाएगी। उसी तरह से जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये 10 डिग्री तक ही रहेगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये 15 से 25 डिग्री तक शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? समझ? सीजनल शिफ्टिंग का मतलब समझ गए हैं? सीजनल शिफ्टिंग यही हुआ, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो जलवायु कुछ विशेषताएं थोड़ा सा और ऊपरी अक्षांशों तक यानी कि 15 से 25 तक चली जाएगी। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी की ऋतु होगी तो ये दक्षिण में
15 से 25 डिग्री अक्षांशों तक आ जाएगी। आमतौर पर मौसम कोई भी हो ये 0 से 10 डिग्री तक रहती ही है, ठीक है। तो अब आगे मैं नहीं बताऊंगा कि सीजनल शिफ्टिंग क्या होती है, आप लोग समझ गए सीजनल शिफ्टिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा इसमें 0 से 5 डिग्री के बीच में डोलडम्स पाए जाते हैं या डोलडम का क्षेत्र मिलता है। भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है 0 डिग्री। अब इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में डोलडम का क्षेत्र मिलता है। डोलडम का मतलब क्या होता है, कमजोर हवाओं का क्षेत्र। मैंने पहले भी बताया आपको, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। एक्चुअली भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में वर्ष भर गर्मी रहती है, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। होता क्या है कि वर्ष भर ऊंचे ताप की वजह से सुबह जब सूरज निकलता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है तो जो हवा है वो धीरे धीरे गर्मी पा करके ऊपर उठती है। तो हवा के ऊपर उठने की वजह से एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पर हवा का जो दबाव है आमतौर पर कम पाया जाता है। इसी को कहते हैं कम दबाव का क्षेत्र या कमजोर हवाओं का क्षेत्र, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि इस जगह में जब हवा ऊपर उठती है वायु दाब कम हो जाता है, तो इसके चारों ओर आसपास जो अधिक दाब का क्षेत्र है वहाँ से हवाएं धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं। तो हवाएं जो हैं वो क्षैतिज रूप से चलती हैं। क्षैतिज का मतलब है पड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल। हवाएं जो हैं क्षैतिज रूप से मंद मंद चलने लगती हैं। तो ये भी कहेंगे कि डोलडम में जो हवाएं हैं वो क्षैतिज चलती हैं और धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है यहाँ पर कि भूमध्य रेखा के आसपास उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। अच्छा, ये जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर सी पर ट्रेवल करती हैं, ओसिन या सी पर ट्रेवल करती हैं। तो जब ये ओसिन और सी पर ट्रेवल करती हैं, दूर दूर से आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर के आती हैं। अच्छा, ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में आती हैं। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर आती हैं, तो अपने साथ नमी भी लाती हैं, गर्मी भी लाती हैं। भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, तो भूमध्य रेखा के पास दोनों मिलती हैं। इनके मिलने के बाद गरज चमक होती है और गरज चमक के साथ तो मूसलाधार बारिश होती है। ये यहाँ पर लगभग डेली का सीन है कि सुबह से लेकर दोपहर तक टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद दोपहर बाद अचानक आसमान में काली घटाएं छाएंगी, अंधेरी छा जाएगी, गरज चमक होगी, गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश होगी और थोड़ी देर बाद ही मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसलिए अक्सर यहाँ पर लगभग डेली बारिश हो जाने की वजह से इस प्रोसेस से ये जो जोन है भूमध्य रेखा के आसपास होते हुए भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँचे टेम्परेचर का जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है और बारिश जो है थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा देती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, डे टेम्परेचर डिफरेंस और एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस। डे टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि दिन में टेम्परेचर कितना और रात में कितना। दिन में अगर यहाँ पर 35-36, मान लीजिए दिन में यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तो रात का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 34 या 35 डिग्री से हो जाएगा। यानी कि यहाँ 5 से 6 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो दिन और रात में होता नहीं है। ये बात जरूर है कि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन आप जैसे अपने इलाके में देखें, तराई के इलाके में या उत्तर भारत के इलाके में आप देखें, जब लू चलती है, जब लू अपने पीक पर होती है अप्रैल मई में आप देखते हैं, तो टेम्परेचर अक्सर 46-47 डिग्री सी तक पहुंच जाता है दिन के समय में। और एक समय कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय, वैसे आपको पता है कि दिन के समय में टेम्परेचर मैक्सिमम किस समय होता है, कोई जानते हैं? 2 बजे, वेरी गुड, शाबाश। और रात के समय में टेम्परेचर मिनिमम कब होता है? 2 बजे, वेरी गुड। फिर 2 बजे के बाद जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है ना। हाँ, दिन के समय में कहीं भी आप जाएंगे टेम्परेचर 2 बजे आमतौर पर सबसे ज़्यादा और रात को 2 बजे सबसे कम होगा। अब ये मत कहना कि अगर दोपहर 2 बजे बारिश हो गई और उसके बाद फिर 4 बजे धूप खिल गई, आपको साहब 2 बजे तो टेम्परेचर बहुत कम था, 4 बजे ज़्यादा है, आपकी थ्योरी तो गलत हो गई। तो आमतौर पर अगर सामान्य दशाएं हों तो 2 बजे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो खैर, अगर दिन के समय में टेम्परेचर 45 है तो रात में यहाँ 40 हो जाएगा। अब दुनिया में जितने भी ये क्लाइमेट जोन हैं, जितनी भी एटमॉस्फेरिक बेल्ट हैं, किसी भी बेल्ट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दिन और रात का, यहाँ पर सबसे कम होता है। दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है सबसे कम कहाँ होता है? इस जगह पर होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है, समझ गए? ओके। अब उसी तरह से वार्षिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में शीत ऋतु आती ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जनवरी में एकदम पीक पर होती है ना सर्दी, तो यहाँ पर विंटर सीजन आता ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो दिसंबर जनवरी के जो महीने हैं, जो आपके उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं क्रिसमस किस ऋतु में मनाएंगे?
क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है ना। तो अब जिसे कॉन्सेप्ट पता था, अब जिसने सोचा कि हाँ यार 25 दिसंबर को सर्दी होती है तो हर जगह सर्दी होगी, एकदम से होता है ना जल्दी जल्दी 25 दिसंबर क्रिसमस सर्दी, हाँ सर्दी मनाएंगे साहब। लेकिन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया किधर है? धुर दक्षिण में है। धुर दक्षिण माने बिल्कुल दूर दक्षिण में है, और उस समय वहाँ पर 25 दिसंबर के आसपास ग्रीष्म ऋतु जो है वो अपने पीक पर होती है ना। जब वो चलता है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो खबरें आती हैं आज गर्मी की वजह से वो खिलाड़ी बेहोश होकर के गिर गया। हमारे यहाँ ठंड हो रही होती है उस समय, समझ गए? तो कहाँ था मैं? गर्मी में तो था। क्या बता रहा था? क्रिसमस तो मना दिया मैंने। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु मनाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु मनाया जाएगा। उससे पहले कहाँ था? डे टेम्परेचर। हाँ, उससे पहले मैं नहीं, मैं अब डे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया था, मैं एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा था। आप देखें ना, सर्दियों में आप देखें हमारे यहाँ इस समय कल जो टेम्परेचर था 5 डिग्री सी था, है ना। और अभी आप जून में जाओगे, मैं गया था एक बार जून में दिल्ली में ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री सी था। तो साल भर में आप देखें कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में केवल उत्तर भारत में आप देखें 43 डिग्री सी का अंतर आ गया। लेकिन इसी को आप कंपेयर करें मुनस्यारी से, हालांकि मुनस्यारी का जो क्लाइमेट है टेम्परेट टाइप का है, लेकिन अगर आप मुनस्यारी से कंपेयर करें तो मुनस्यारी में -4-5 डिग्री सी टेम्परेचर भी चला जाता है। और यही चले जाएँ आप उधर जोधपुर में, तो वहाँ 50 डिग्री सी तक टेम्परेचर चला जाता है। यानी कि साल भर में 40, 42, 45 डिग्री सी का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाना ये आम बात है। इसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर। कौन सा तापांतर? वार्षिक तापांतर। लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास विंटर सीजन होता ही नहीं है। दिसंबर जनवरी में हल्की सी ठंड पड़ती है, बहुत ही साधारण, बहुत ही मामूली। पता है कितनी ठंड पड़ती होगी? जितने अपने यहाँ जून में गर्मी होती है, ठीक है ना, इतनी वहाँ पर ठंडी के मौसम में गर्मी होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है, साल भर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो भी सबसे कम होता है। तो डे टेम्परेचर डिफरेंस और एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम होता है। लगे हाथ में आपको यही बताया चलूँ कि जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है, एनुअल वार्षिक टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा जो होता है वो मानसूनी जलवायु प्रदेश में होता है। और मज़े की बात यह है कि जो डे टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी मानसूनी जलवायु प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मई जून की लू का, तो मई जून में आप दिन में देखेंगे टेम्परेचर 48-50 डिग्री सी तक चला जाएगा, और रात में वही रात को 2 बजे 20-25 डिग्री सी के आसपास आ जाता है। जब लूएँ चलती हैं ना, तो जो लोग छतों पर या बाहर आंगन में सोने के शौकीन हैं, तो लू वाले दिनों में रज़ाई लेके सोते हैं, है ना। एक शब्द आता ना फजर, फजर माने 2 बजे के बाद का समय, है ना, ठंड लगती है उसमें, फिर रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो डे टेम्परेचर डिफरेंस और एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो है मैक्सिमम होता है, और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिनिमम होता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ओके, आगे चलें। तो अब ये हो गया साहब, मैंने लिखा ना मिनिमम डे एंड एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर जो बारिश होती है मूसलाधार होती है, अभी मैंने आपको बताया, और संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। संवहनी प्रकार की वर्षा समझते हैं आप? कन्वेक्शनल टाइप रेन, है ना। कैसी होती है? एक तो हमारी चक्रवाती प्रकार की वर्षा हो गई, है ना, एक पर्वतीय वर्षा हो गई, एक मानसूनी प्रकार की वर्षा हो गई, और एक संवहनी प्रकार की वर्षा हो गई। तो संवहनी प्रकार की वर्षा क्या होती है? जो मानसूनी वर्षा है ना, वो एक तरह से कन्वेक्शनल या संवहनी प्रकार की वर्षा ही होती है। इसका सिंपल सा फिनोमिना है, टेम्परेचर बढ़ा और हवा गर्म होकर के ऊपर उठी। हवा में नमी है ना, धीरे धीरे हवा जो है वो ऊपर उठती जा रही है, भारी हो रही है, भारी होकर के धीरे धीरे वो नीचे बैठ रही है। तो इस तरह से हवा की जो लहर है इस तरह से चल रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर गर्मी पा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर गर्मी पा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। इसको कहते हैं फिजिक्स में संवहनीय धाराएं। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है ना, कंडेंसेशन होता रहता है। इसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि हवा अपने अंदर की नमी को संभाल नहीं पाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की वर्षा को हम कहते हैं संवहनी वर्षा। और संवहनी वर्षा आमतौर पर मूसलाधार बारिश होती है। कल्पना करो ना, पीछे जाओ बैकग्राउंड में, वो जून जुलाई की दोपहर बाद अचानक से काली घटाएं होती हैं, गड़ 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 गड़, और पड़ 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 होती है ना बारिश की आवाज़। कैसे आती है? पड़ 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 आवाज़ आती है ना बारिश की, तेज़ बारिश की। वही होती है आपकी मूसलाधार बारिश, है ना। मतलब आप गिनती गिनिए 1 2 3 4 5, इतनी देर में आप भीग जाएंगे, वो कहती है मूसलाधार बारिश, है ना। 1 2 3 4 5। कभी कभी ना, जैसे हम लोग बाहर गांव में रहते हैं ना, तो बाहर में सो जाते हैं आंगन में, तो रात में पता तो चल नहीं रहा कि बादल बन रहे हैं, घटाएं आ रही हैं, है ना। और कभी कभी गरज समझ में नहीं होती, गहरी नींद में सो रहे हैं रात को 2-3 बजे, और कहते हैं ना जैसे अचानक डकैत हमला कर देते हैं, या जैसे शिवाजी महाराज की फौज हमला कर देती थी ना मुगलों पर, तो मुगल रात में अचानक, तो उनको संभलने का मौका नहीं मिलता था,
भाई ये हो क्या गया, कहाँ से आ गए, कौन आ गए, समझने का ही मौका नहीं देते थे ये लोग। तो उसी तरह से कभी कभी रात को जो मूसलाधार बारिश होती है ना, समझने का मौका भी नहीं देती है। पता चला बाहर जो कुछ रखा है, सबसे प्यारी चीज़ मोबाइल, वही भीग गया है, मोबाइल, पंखा, एक्सटेंशन, ये वो सब भीग गए, यहाँ तक कि रजाई गद्दे भी भीग गए, है ना। चले आगे। तो वो होती है मूसलाधार बारिश, वो संवहनी वर्षा होती है। तड़ित झंझा या थंडरबोल्ट यहाँ पर आते हैं। तो तड़ित झंझा या थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? गरज चमक के साथ जो बारिश होती है ना, उसी को हम कहते हैं थंडरबोल्ट। किसको कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से तो मैं उम्मीद ही ना करूँ, हैं, आपसे तो मैं उम्मीद ही ना करूँ। नेपाल बता रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। यहाँ पर अगर अब बारिश की बात करें, आइए यहाँ पर हम बारिश की बात करें तो बारिश, मैंने कहा प्रायः, जैसे आम तौर पर, हिंदी उर्दू में एक शब्द आता है ना आम तौर पर, और इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑफनली, है ना। तो प्रायः यानी कि अक्सर, प्रायः माने अक्सर, अक्सर यहाँ पर जो बारिश होती है साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है ना। रेन गेज होता है ना, रेन गेज होता है ना, वो बारिश को किस में मापता है? मिलीमीटर मापता है। रेन गेज बारिश को मिलीमीटर मापता है ना। एक बड़ी सी कीप लगी होती है ऊपर, बड़ी सी कीप लगी होती है, नीचे पाइप होता है, उसके नीचे बर्तन होता है, और उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर उसमें आसपास की बूंदों की छींट न आए, बूंदें गिरें, सीधे उसमें बूंदें गिरें, छींट न आए, उस पैमाने को कहते हैं, उस मीटर को कहते हैं रेन गेज, है ना। तो ये बारिश को मापता है मिलीमीटर में। तो जैसे मान लीजिए आपके आसपास अगर 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, 5 सेंटीमीटर का मतलब 50 मिलीमीटर, तो ये एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अगर 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो ये एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मात्र आधे से 35 मिनट में, आधे घंटे से 35 मिनट में इतनी बारिश हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो खैर, साल भर में यहाँ बारिश जो होती है आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होती है, और कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ जो बारिश के सबसे ज़्यादा बारिश के लिए कौन फेमस है? सोहरा, है ना, वहाँ पर होती है इतनी बारिश साल भर में। या पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर इतनी बारिश हो जाती है। असम में भी इतनी बारिश हो जाती है। आप लोग अक्सर देखते हो ना, असम, आपके यहाँ सूखा पड़ा, लेकिन असम जो है वो बाढ़ के लिए चर्चित रहता है ना, ठीक है ना। चर्चित रहता है या कुख्यात रहता है? कुख्यात रहता है ना, हाँ, कुख्यात, ठीक है। तो आमतौर पर जहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है उसे हम कहते हैं कुख्यात, जहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी होती है उसे हम कहते हैं चर्चित, है ना। कभी पढ़ा है चर्चित खिलाड़ी, कभी लिखा कुख्यात खिलाड़ी? जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता ना, चर्चित खिलाड़ी, है ना, चर्चित व्यक्ति, कहीं लिखा कुख्यात व्यक्ति? नहीं लिखा रहता है ना, हाँ। तो ठीक है। तो अब बारिश जो होती है यहाँ पर आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है साल भर में, और कहीं कहीं ये 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। आपका जो तराई का इलाका है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश का जो एवरेज है कम से कम 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर भी किसी साल हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा आमतौर पर नहीं होती है। इससे ज़्यादा, अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी साल बारिश हो जाए ना, तो फसल ही नहीं होगी हमारे यहाँ, है ना। रोज़ बारिश हो रही है, रोज़, ठीक है ना। पिछले से पिछले साल गेहूँ था ना, तो हमारे एक भाई हैं, किसी कज़न ना, मौसेरे भाई हमारे, तो एक दिन बैठे थे घर में, बोले यार गेहूँ बहुत ख़राब हुआ। अरे यार कैसे ख़राब नहीं होता, इस बार गेहूँ के सीज़न में 9 बारिशें हो गई। अरे मैंने कहा यार तुमने गिन ली? पिछले से पिछले साल बारिश बहुत हुई थी सर्दियों में, कह रहे 9 बारिशें हुई हैं। मैंने हाँ भाई, तो रवि की फसल ज़्यादा बारिश से परेशान हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी मैं पूरे दिन तुम्हें घेर लेता हूँ तो तुम मुझसे परेशान हो जाते हो, है ना, छुट्टी कब होगी सर। तो पूरे वर्ष आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। क्लियर है ना। अभी शायद कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो 1 मिनट रोक दो, एक कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो। अब यहाँ पर विंटर मिलता नहीं है, इसकी बात मैंने कर दी। अब यहाँ पर जो वन मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पढ़ते हो ना कभी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है ना। जानते हैं नहीं? नहीं जानते तो जो भूमध्य रेखीय जलवायु के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वन मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब क्षमा, उन्हें कहते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्यों कहते हैं? उष्णकटिबंध का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्दी का सीजन नहीं होता है, गर्मी का सीजन होता है हमेशा यहाँ पर, है ना। ट्रॉपिकल वर्षा वन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन वनों में या इस टाइप के क्लाइमेट में बारिश जो है लगभग पूरे साल होती है और ज़्यादा होती है। मैंने लिखा ना, वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर, आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा,
और कभी कभी 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है इन वनों में। अच्छा, इन वनों की कुछ खूबियाँ भी हैं, जैसे अब देखो आपको पता ही है कि जहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होगी, सबसे प्राइमरी चीज़ है भाई वेजिटेशन। हालांकि सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, अब ऐसा तो कोई इलाका है नहीं जहाँ कभी सनलाइट होती ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। पानी अगर ज़्यादा बरस रहा है किसी भी जगह में, पर्याप्त बरस रहा है, तो वहाँ पर हरियाली पर्याप्त होगी। खूब पानी बरस रहा है तो हरियाली खूब होगी। आप देखो एक कहावत बनी है ना, सावन के अंधे को पूरा करो, हरा हरा नजर आता है ना। सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा नजर आता है। वो सावन के महीने में उसका आंखों की ज्योति गई तो वही उसके सीन, उसके दिमाग में वही सीन चल रहा है कि हर जगह हरियाली है। आप देखते हैं ना, जैसे मई जून का हमारे यहाँ महीना आता है, खासकर उत्तर भारत में, जो दूब घास होती है वो भी सूख सी जाती है, नहीं सूख जाती है। और जैसी एक बारिश होती है, आप देखो पेड़ पौधों पे दूब घास सबसे पहले कौन हरी होती है? दूब घास हरी होती है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हर जगह आप देखोगे मेंढक भी टर्राने लगेंगे, टर्रा 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 टर्रा, और हर जगह आपको हरियाली दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप, वैसे वैसे हरियाली आपको हर जगह, सूखी जगह दिखाई देगी नहीं, हर जगह घास फूस जो है वो उग जाएगी। यहाँ तक अगर आप लोग केयर ना करें तो आपके घरों के छतों पे और बाहर जो प्लास्टर वगैरह रखें वहाँ पर भी प्लांट्स उगने लगते हैं, ठीक है। तो गर्मी और बारिश जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर तरह तरह की प्लांट वैरायटी आपको मिलेंगी, तरह तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। अब इन वनों में गर्मी भी खूब है, बारिश भी खूब है, तो यहाँ पर तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं। न केवल तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं, बल्कि इनमें तरह तरह के पशु पक्षी भी मिलते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है, यही है, ठीक है ना। किसे कहते हैं हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। अब ये जो जंगल हैं घने हैं, घने समझते हैं, जहाँ पेड़ पास पास हो, ये जंगल बहुत ही घने हैं। अच्छा, ये जो जंगल होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं थ्री स्टोरी फॉरेस्ट, या तीन मंजिला वृक्ष। इन जंगलों में जो वृक्ष मिलते हैं वो 3 मंजिला मिलते हैं। अब आपको 3 मंजिला वृक्ष या बहुमंजिला या मल्टी स्टोरी ट्रीज, ये क्या चक्कर है भाई? हमने तो बिल्डिंगें सुनी है मल्टी स्टोरी। तो होता क्या है कि सबसे नीचे होती हैं घनी झाड़ियाँ, सबसे नीचे घड़ी झाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़। इस तरह से 3 अलग अलग ऊंचाइयों के पेड़ आपको इसमें मिलेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेड़ है ना बहुत ऊंचे ऊंचे मिलेंगे, 60 मीटर ऊंचाई तक पेड़ मिल जाएंगे आपको इन वनों में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पेड़ बहुत घने होते हैं, तो घने होने की वजह से रोशनी भरपूर नहीं मिलती है। नीचे तो रोशनी जा ही नहीं पाती है, बहुत कम नीचे रोशनी आती है। इतने घने पेड़ होते हैं कि वो पेड़ जो है वो छतरी का काम करते हैं, नीचे रोशनी बहुत कम जा पाती है। अब नीचे रोशनी इतनी कम जा पाती है कि वहाँ पर जो नीचे पेड़ रह गए हैं वो ऊपर जा ही नहीं पाते, वो झाड़ियों में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो ऊपर पेड़ हैं वो प्रकाश को पाने की होड़ में, आपको पता है ना, जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की तरफ को चलती हैं। कोई पेड़ गिर जाता है, कोई पेड़ गिर गया मान लीजिए, आपने उसकी केयर करनी छोड़ दी, तो पत्तियां धीरे धीरे नीचे थोड़े रहती हैं, फिर से ऊपर को चलने लगती हैं। आपको पता है ना, तनाव पत्ती किधर को गति करते हैं? प्रकाश की ओर को, और जड़ किधर को करती है? पानी की ओर को, या प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। तो पेड़ जो हैं प्रकाश की होड़ में एक से दूसरी ओर आगे निकलना चाह रहे हैं और ऊपर उठना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पाने की चाह में। इसलिए यहाँ पर जो पेड़ होते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। अच्छा, जो सवाना टाइप का जो क्लाइमेट है, सवाना सूडान टाइप का जो क्लाइमेट है, वहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर पानी को सहेजने के लिए वहाँ उनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे तने वाले जो पेड़ आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट में। पीपल से ज़्यादा मोटा तना किसी का देखा? नहीं देखा ना। हाँ, सबसे ज़्यादा मोटा तना पीपल का ही होता, ठीक है साहब। तो ये उसी क्लाइमेट की ये खूबी है पीपल का पेड़ जो है। खैर, आपको लेकिन मिल आपको कहीं भी जाएगा पीपल का पेड़। अब तो दुर्लभ होता जा रहा है पीपल का पेड़ भी, है ना, आसपास कहीं दिख ही नहीं रहा पीपल का पेड़। ओके, खैर, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? पीपल के पेड़ के पत्ते देखें ऐसे हैं जैसे आसमान में तारे, ऑक्सीजन खूब देता हो, है ना, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। ओके, ऑक्सीजन का सोर्स है वो। तो जंगल यहाँ पर आपको घने जंगल मिलेंगे, समझे मेरी बात, घने जंगल मिलेंगे। बहुमंजिला जंगल होंगे वो, या 3 मंजिला जंगल होंगे, यानी कि सबसे नीचे झाड़ियाँ, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई के पेड़ और फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई के पेड़। प्रकाश की होड़ के लिए बढ़ते रहते हैं, 60 मीटर ऊंचे तक पेड़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर घने जंगल होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, और ऊपर से घने जंगल, और जंगलों में खतरनाक जानवर, और जंगल ऐसे दुर्गम माने जहाँ पर जाया ना जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। यहाँ पर इंसान के रहने के लिए जो आबो हवा है वो मुफीद नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, या अनुकूल नहीं है। आप देखें ना उत्तर भारत में अभी जून में देखो क्या हाल हो जाता, दिसंबर जनवरी में हमारा क्या हाल हो रहा है ना। रहने के लिए सबसे अच्छी जलवायु जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु,
ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया की मात्र 1% आबादी मिलती है। इस प्रकार के क्लाइमेट जोन में दुनिया की मात्र 1% आबादी आपको मिलेगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन का ओनली 1% यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वृक्ष हैं या पेड़ हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं चौड़ी होती हैं, तने चिकने होंगे। तने जो होते हैं इनके चकने होते हैं, चकने नहीं चिकने होते हैं, और जो तनों की जो छाल होती है वो मोटी होती है। तने की जो छाल है, तने की छाल मोटी होगी, पत्तियां जो हैं वो चौड़ी होती हैं। मोटी छाल होगी, बहुत ऊंचे होते हुए लिखा, बहुमंजिले, नीचे घनी झाड़ियां, प्रकाश की होड़ में ये ऊंचे होते जाते हैं। अब यहाँ पर इन वनों का जो है आर्थिक महत्व जो है वो बहुत कम है। कहते हैं भाई सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व वाले जो वन मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं पश्चिमी यूरोप टाइप जलवायु में, सेंट लॉरेंस टाइप जलवायु में, ब्रिटिश टाइप जलवायु में। क्यों? एक्चुअली ये पश्चिमी यूरोप टाइप या सेंट लॉरेंस टाइप जो जलवायु है ना, खास करके जो टैगा वन है, जो टैगा वन है। आपको जुकाम हो रही है क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे बैठ के आप रो रही हैं। मैंने कहा इसकी आंखों में नमी कैसे आ गई, कोई मैसेज तो नहीं आ गया कोई घर से? हैं आप देखो ना। मैंने कहा यार ये मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया क्या, ये क्यों रोने लगी? आंखों में ऐसे 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 हो रहा, भाई रो मत, आंसू निकल गए इनके तो। खैर, जो टैगा टाइप वन आपको मिलेंगे पश्चिमी यूरोपीय टाइप जलवायु में, उससे ऊपर टैगा टाइप के वन हैं। ये जो होते हैं मुलायम लकड़ी के वन होते हैं। टैगा टाइप वन जो है ना, जैसे टैगा टाइप वन का उदाहरण दूँ मैं आपको, देवदार, बांज, है ना। देवदार बांज जैसे जो पेड़ होते हैं ना, बिल्कुल सीधे चलते हैं। देवदार और बांज का पेड़ आप लेंगे बिल्कुल सीधा चलेगा, तना ना जा बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, ठीक है। और नीचे क्या होगा ना, ये बहुत घने नहीं होते हैं, ये अपने आप ही रास्ता दे देते हैं इंसानों को, आओ आराम से आ जाओ। इनके नीचे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी नहीं होती हैं, छोटी मोटी घास फूस होती है, नीचे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती नहीं हैं। तो इन वनों तक पहुँचना बहुत आसान है। दूसरे, इन वनों की लकड़ी मुलायम भी है और सख्त भी है, ड्यूरेबल भी है। इनकी लकड़ी आप देखोगे ना तो वजन में हल्की होगी लेकिन सख्त खूब होगी, और मुलायम लकड़ी भी मिल जाएगी आपको। तो जो टैगा टाइप वन हैं उनका दोहन खूब हुआ, भरपूर दोहन हुआ। दोहन मतलब उनका कटान खूब हुआ है, इस्तेमाल खूब हुआ। लेकिन यहाँ के जो वन है ना, यहाँ के जो वन है, सबसे पहली बात इतने घने हैं कि यहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल है। इन्हें काटना हो, काट के बाहर ले आना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, इनका जो तना है बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही इतना सख्त तना होता है कि कांटे से नहीं कटता है। तो इसलिए इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता है। एक तो इन्हें काटना बहुत मुश्किल है, मोटा और सख्त तना है। दूसरे, इन्हें इन तक पहुंचना और इनका ढुलान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंडस्ट्री में इनका यूज़ कम से कम हुआ। इस हिंदी में एक शब्द आता है कि इन वनों का आर्थिक दोहन कम से कम हुआ, यानी कि हमने अपने इस्तेमाल के लिए इन्हें कम से कम काटा है। सबसे ज़्यादा काटा हमने टैगा वनों को, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है, इस जलवायु में मिलती है लेटराइट मिलती। लेटराइट मिट्टी क्यों मिलती है यहाँ पर, और लेटराइट मिट्टी कैसे फॉर्म होती है? अच्छा, लेटराइट मिट्टी की खूबी क्या है? आप उसकी कमी भी कह सकते हो, खूबी तो नहीं कहनी चाहिए। लेटराइट मिट्टी की कमी यह है कि उसमें सिल्ट, रेत या सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? उसमें आपको भारी धातुएं जैसे आयरन है, एल्यूमिना है, सिलिकेट्स हैं, ये खूब मिलेंगे, लेकिन रेत की मात्रा या कीचड़ की मात्रा या सिल्ट या गाद की मात्रा जो है उसमें, बालू की या धूल की मात्रा इसमें बहुत कम मिलेगी। रेतीली मिट्टी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है बस इसमें। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो है उस जगह बनती है। आप देखें ना, जैसे 2-3 महीने से, शाहीन आप कल्पना करें, 2-3 महीने से तमाम गर्मी पड़ रही है, धूप, डेली धूप और लू, धूप और लू, धूप और लू, है ना। उसके बाद आपने देखा क्या, इतनी धूप और लू में जो घास फूस है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर साहब 3-4 दिन लगातार तेज़ मूसलाधार बारिश पड़ी, अब क्या होगा? जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो कट कट के बहेगी। तो आप देखना यहाँ पर कभी धूप होती है और फिर कभी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है, फिर धूप होती है, फिर मूसलाधार बारिश होती है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, वो धीरे धीरे कट कट कर बह गई है। तो मिट्टी की ऊपरी परत में जो बालू या धूल या रेत है ना, उसकी मात्रा कम हो गई है, जो भारी धातुएं हैं उसकी मात्रा बढ़ गई है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है, इन वनों की या इस जलवायु प्रदेश की जो मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है। और लेटराइट मिट्टी में आप बाँस उगा लो, नारियल उगा लो, रबर उगा लो, ताड़ उगा लो, और इसी टाइप के पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलें। यहाँ पे जो ट्री मिलेंगे आपको, जैसे शीशम, आबनूस, महोगनी, एबोनी, चंदन, रबर, बांस, नारियल, सिनकोना, ताड़, इस तरह के पेड़ आपको खूब मिलेंगे। ये आपको रटने पड़ेंगे ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, है ना। नारियल, सिनकोना, ताड़, एबोनी, चंदन, रबर, बांस, महोगनी, आबनूस और शीशम। अब आप कहोगे साहब ये जो शीशम है, शीशम का पेड़, बांस का पेड़, ये तो हमारे यहाँ भी हो जाता है, सिनकोना का पेड़ हमारे यहाँ भी हो जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाता है ना।
बिल्कुल हो जाता है, लेकिन जो ऊंचाई है शीशम के पेड़ की, यहाँ आप देखोगे वो कम होगी। जो तना है वो इतना सख्त नहीं होगा जितना स्पेशली इस क्लाइमेट में होगा, ठीक है ना। पेड़ तो मिलेगा लेकिन वो खूबियाँ आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे आप जो है सबसे ज़्यादा जो वाइट लोग होते हैं वो ग्रीनलैंड के आसपास के होते हैं, उनको यहाँ ले आइए आप, उनको आप यहाँ ले आइए, यहाँ मत ले आइए आप, उनको साउथ इंडिया में ले जाइए। धीरे 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 20-30 साल में वो झुलस जाएंगे, इतनी गर्मी होती है, धीरे धीरे वो झुलस जाएंगे। और जैसे जैसे उनकी चौथी या पाँचवीं पीढ़ी की जो संतानें होंगी, है ना, उनका रंग तो सफ़ेद होगा लेकिन इतना सफ़ेद नहीं होगा जितना उस क्लाइमेट में होता है, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ पर बेटा कुछ जनजातियाँ मिलती हैं, आपसे पूछेगा कांगो नदी के घाटी में, इसे हम कहें कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में आपको मिलेगी पिग्मी जनजाति, श्रीलंका में मिलेगी बेद्दा जनजाति और न्यू गिनी में मिलेगी पापुआंस नाम की जनजाति। ये इस क्लाइमेट की जनजातियाँ हैं, है ना। जनजाति में पूछ लेगा आपसे, पापुआंस न्यू गिनी में, बेद्दा श्रीलंका में और पिग्मी कांगो बेसिन में, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लाइमेट भारत में ही मिलता है। भारत में कहाँ पर मिलता है? भारत में पश्चिमी घाट पहाड़ का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट पहाड़ बेटा जहाँ मिलता है उसमें किसी एक राज्य का नाम बता दो, किसी एक स्टेट का नाम बता दो। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स जहाँ मिलते हैं उसमें किसी एक स्टेट का नाम बता दो मुझे, आप बता दो। केरला। हाँ, वेरी गुड। केरला और केरला, महाराष्ट्र। अरे वाह, शाबाश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, यहाँ पर क्या मिलता है? वेस्टर्न घाट माउंटेन मिलता है। तो पश्चिमी घाट पहाड़ का ये वाला ढाल पूर्वी ढाल हुआ और इधर वाला ढाल हुआ पश्चिमी ढाल। तो एक्चुअली होता है क्या ना, अभी जब मैं बारिश की खूबियों की बात करूंगा तो इसके बारे में वो डिस्कस करूंगा। हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं आती हैं ना, तो वो टकराती है पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी ढाल से, खूब बारिश होती है। उसके बाद जब पश्चिमी घाट पहाड़ को पार करती हैं और पूर्वी ढाल पर उतरती हैं तो थोड़ी सी शुष्क हो जाती हैं। तो पश्चिमी घाट पहाड़ पर बारिश खूब होती है, पूर्वी ढाल पहाड़ पर बारिश जो है वो कम होती है। तो इसलिए हमने स्पेशली लिखा है पश्चिमी घाट पहाड़ का पश्चिमी ढाल। असम, उत्तरी बंगाल, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय का क्षेत्र है ना, उत्तरी पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। इसके अलावा तटीय उड़ीसा, तटीय उड़ीसा का मतलब क्या है? उड़ीसा के समुद्र के किनारे वाले एरिया। तटीय मतलब समझते, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र किनारे के क्षेत्र, है ना। तटीय उड़ीसा, अंडमान निकोबार, सारा का सारा अंडमान निकोबार यहाँ पर। भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पहाड़ का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार यहाँ पर मिलती है। और ये कौन से जलवायु क्षेत्र हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ मिलते हैं, तो यहीं पर मिलते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में और पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी ढाल में, ठीक है बेटे। ओके, आगे चलें। तो इस पार्ट में बस इतना ही, आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सेव कर दीजिए।